हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू प्रोफिशिएंट एकेडमी वंस अगेन। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं और चैप्टर का नाम है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है वो कंपनी एक्ट के सेक्शन 197 में दिया हुआ है। तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज पेड टू द डायरेक्टर्स और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस, यानी कि रेम्यूनरेशन पे करना है मैनेजरियल पर्सनल को सेक्शन 197 के अंदर। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी कंपनी में जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिया जाएगा वो दो स्थिति में दिया जाएगा। दो स्थिति वो कौन सी हो सकती? इफ़ देयर इज प्रॉफिट इन द कंपनी, इफ़ प्रॉफिट, कंडीशन नंबर 1, और कंडीशन नंबर 2 इफ देयर इज नो प्रॉफिट, इफ नो प्रॉफिट। और द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर इनएडिक्वेट, और प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट। तो कंपनी जब सेक्शन 197 के अंदर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देगी तो सेक्शन 197 कहता है दो ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर कंपनी की बैलेंस शीट में या कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो, और अगर कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट नहीं है तो, या कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं, यानी कि वो कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेस हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी में अगर प्रॉफिट है, इफ़ देयर इज प्रॉफिट इन द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अ पर्टिकुलर ईयर, हाउ द कंपनी विल पे द रेम्यूनरेशन टू इट्स मैनेजरियल पर्सनल। मैनेजरियल पर्सनल क्या कहलाते हैं? मैनेजरियल पर्सनल जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कहा जाता है। तो चलो पहले हम ये देखेंगे कि अगर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या कंपनी की बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट है तो मैनेजरियल पर्सन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैनेजरियल पर्सनल में, या फिर रेम्यूनरेशन किस तरीके से मैनेजरियल पर्सन को दिया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इफ प्रॉफिट, इफ द कंपनीज बैलेंस शीट और द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज़ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के केस में कैसे देंगे, चलो देखते हैं। सेक्शन 197 ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने सारे डायरेक्टर्स को मिला के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दोनों के मिला के दोनों तरीके के डायरेक्टर्स को मिला के मैक्सिमम 11% रेम्यूनरेशन दे सकती है। मैक्सिमम 11% किसका? नेट प्रॉफिट का। इतना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकती है, इससे कम भी दे सकते हैं, लेकिन इतना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो है कंपनी दे सकती है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो और नेट प्रॉफिट को कंप्यूट करने का जो तरीका है, यानी नेट प्रॉफिट को कंप्यूट करने का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 198 के अंदर दिया हुआ है कि 198 के अंदर, सेक्शन 198 में ये कैसे प्रॉफिट निकाला जाएगा वो सेक्शन 198 में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 198 तो आज हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि सेक्शन 197 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को किस तरीके से रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा। तो टोटल रेम्यूनरेशन मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे कि टोटल रेम्यूनरेशन 11% है, बट हाउ इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बिटवीन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर कंपनी में उस साल प्रॉफिट नहीं है, या कंपनी की बुक्स में या कंपनी के बैलेंस शीट में इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, तो कंपनी जो है वो रेम्यूनरेशन अपने डायरेक्टर्स को दे सकती है या नहीं दे सकती है।
तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके आगे चलूँ। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब इसको आगे चलता हूँ। तो देखो, अब कंपनी में अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 10% रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैक्सिमम 1%, तो टोटल हो गया 11%। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इफ कंपनी हैज 2 or more than 2 executive directors, then in that case the company will pay not more than 10% of its net profit to the executive directors। यानी कि अगर 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो उन दोनों को 5 + 5, 5% + 5%, टोटल 10%। और अगर 2 से ज़्यादा भी हैं तो भी कंडीशन यही है कि 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर कंपनी में 2 से ज़्यादा भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो मैक्सिमम 10% ही मिलेगा, और अगर कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं तो एक को 5, मैक्सिमम 10%। और इन दैट केस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 1% देंगे, टोटल हो गया 10% + 1%, टोटल 11%। कंपनी में हमेशा 3 तरीके की सिचुएशन आ सकती हैं या 3 तरीके की इक्वेशन ही बन सकती हैं जबकि कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देगी। आइए देखते हैं कि वो 3 कंडीशंस या 3 इक्वेशंस वो बनती कैसे हैं। आइए देखो, कंपनी में मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? इफ कंपनी हैज 2 or more एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इफ कंपनी हैज 2 or more एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कंपनी में 2 या उससे ज़्यादा अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 10%। और नॉन ईडी को दिया जाएगा NED, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिया जाएगा इस केस में 1%। तो टोटल कितना हो गया? 10 + 1 = 11%। इक्वेशन नंबर 1 बनी। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है? इक्वेशन नंबर 2 ये कहती है, मान लो कंपनी के अंदर सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मान लीजिए कंपनी में सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 1 ED, ओनली 1 ED। तो 1 ED को मैंने क्या बताया था कि अगर एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसको मैक्सिमम 5% दे सकते हैं। तो 1 ED का कितना हो गया? 5। और नॉन ईडी का कितना हो गया? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का NED, इसका हो गया 1%। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का 5%, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर एक है तो भी 1%, और एक से ज़्यादा है तो भी 1%। तो टोटल कितना हो गया? 5 + 1 = 6। तो इक्वेशन नंबर 2 ये कहती है कि अगर कंपनी में एक ईडी है और बाकी नॉन ईडी हैं तो टोटल 5 + 1 6% हो गया। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है। इक्वेशन नंबर 3 ये कहती है कि ईडी कोई है ही नहीं, देयर इज नो ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं, तो इसको तो 0 हो गया। और नॉन ईडी को उस केस में क्या होगा? देन इन दैट केस नॉन ईडी कैन बी पेड अप टू द 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो थर्ड इक्वेशन बनी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई नहीं है, जब होगा ही नहीं तो पे क्या करेंगे, जब हुआ ही नहीं तो नहीं पे किया, यानी कि 0 है। इन दैट केस इफ देयर इज नो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द कंपनी,
all the directors are part-time directors or all the directors are non-executive directors, then maximum 3% of the net profit of the company can be paid to those non-executive directors as towards the remuneration. So 0 plus 3 is equal to 3. तो ये 3% हो गया. तो तीन ही इक्वेशन किसी भी स्थिति में कंपनी के अंदर तीन ही इक्वेशन बन सकती हैं, मैक्सिमम 11% और 6% और 3%. इफ देयर इज 2 और मोर ईडी देन उनको मिलेगा 10%, नॉन एग्जीक्यूटिव को 1%. इफ देयर इज 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको मिलेगा 5% और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 1%, टोटल 6%. इसी तरीके से अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, अगर कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो उनको मिलेगा कुछ नहीं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मिलेगा 3%, और टोटल हो गया 3%. तो तीन इक्वेशंस बन सकती हैं इस तरीके से. ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं. ये तो हो गया कि अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट है तो मैनेजर रेम्यूनरेशन कैसे पे किए जाएगा. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके आगे चल सकूं. तो सेक्शन 197 ये कहता है कि इफ कंपनी हैज प्रॉफिट देन इट कैन पे 11% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट टू द मैनेजरियल पर्सनल टुवर्ड्स द रेम्यूनरेशन. अब ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है, नो प्रॉफिट. इफ देयर इज नो प्रॉफिट और profits are inadequate. यानी कि कंपनी में या तो प्रॉफिट ही नहीं है या कंपनी के जो प्रॉफिट हैं, इफ देयर इज नो प्रॉफिट और द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर इनएडेक्वेट. अब बच्चे कहेंगे कि नो प्रॉफिट तो सर समझ में आ रहा है, नो प्रॉफिट मतलब लॉस. नो प्रॉफिट का मतलब हो गया सीधे सीधे लॉस, कि कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है. यू कैन रिप्लेस द वर्ड लॉस विद नो प्रॉफिट. नो प्रॉफिट की जगह आप लॉस रख लीजिए कि कोई लॉस, प्रॉफिट नहीं है यानी कि लॉस है. अब बच्चे कहेंगे सर प्रॉफिट आर इनएडेक्वेट क्या होता है. प्रॉफिट आर इनएडेक्वेट का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स उस साल आए हैं वो इतने भरपूर नहीं हैं या इतने उचित नहीं हैं या उतने एडेक्वेट नहीं है, इनएडेक्वेट हैं, कि उससे मैनेजर रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा सकता. मान लीजिए उस साल कंपनी में जो प्रॉफिट था वो मान लीजिए 1 लाख रुपए आता है. या तो कंपनी में लॉस था या अगर प्रॉफिट था तो सिर्फ 1 लाख था. और आपके डायरेक्टर कितने हैं, मान लिया 15 डायरेक्टर हैं. टोटल, जिसमें से 5 तो आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनईडी और 10 आपके ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो क्या होगा इस केस में, आप कैसे 1 लाख रुपए में जो है वो 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन कैसे बांटोगे. तो इस स्थिति को, जब प्रॉफिट्स बहुत कम हो और बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स को आपको रेम्यूनरेशन पे करना हो, तो उस स्थिति को कहते हैं प्रॉफिट्स का इनएडेक्वेट होना, यानी कि प्रॉफिट्स इनएडेक्वेट हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्रॉफिट्स नहीं हैं यानी कि लॉसेज हैं कंपनी के अंदर, या कंपनी के पास प्रॉफिट बहुत कम है. इनएडेक्वेट का मतलब है बहुत कम होना. अगर प्रॉफिट्स बहुत कम है तो रेम्यूनरेशन मैनेजर पर्सनल को कैसे पे किया जाएगा. तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप लोग, फिर मैं आगे चलता हूँ. चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो ध्यान कर लीजिए कि अगर कंपनी में प्रॉफिट है
तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को आप रेम्यूनरेशन पे करोगे, और अगर लॉस है तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन नहीं पे करोगे। अगर प्रॉफिट है तो नॉन ईडी को, नॉन ईडी NED, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप रेम्यूनरेशन दोगे इफ देयर इज प्रॉफिट। इफ देयर इज लॉस देन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विल नॉट बी पेड रेम्यूनरेशन। हालांकि इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि SR इन GM पास कर लो तो लॉस के केस में भी आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो। तो दिस इज द एग्जेम्पशन, एक्सेप्शन दिया हुआ है। ये एक्सेप्शन क्या कहता है कि लॉस के केस में जनरली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन नहीं देते, लेकिन अगर SR स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आप जनरल मीटिंग में पास कर दें तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यानी कि पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को भी आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। ये मैंने आपको जान के बीच में एक चीज़ रोक करके बताई है ताकि आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पुटअप होता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में तो आप उसको समझ ना पाएँ। तो इसके लिए मैंने बताया कि अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लॉस के केस में भी रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं अगर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए। तो चलो अब ये समझते हैं हम कि अगर कंपनी में लॉस है, कंपनी में प्रॉफिट था तो मैंने आपको बताई दी, आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मैक्सिमम 11% रेम्यूनरेशन कैन बी पेड टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बट इफ देयर इज नो प्रॉफिट और द प्रॉफिट्स आर इनएडेक्वेट और देयर इज अ लॉस इन द बुक्स और इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन हाउ द रेम्यूनरेशन विल बी पेड। इसके लिए कंपनी एक्ट ये कहता है कि कंपनी इज सपोज टू फॉलो द शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 एक दिया हुआ है कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनी उसको फॉलो करेगी और उस हिसाब से रेम्यूनरेशन कंपनी जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पे करेगी। तो चलो अब देखते हैं कि शेड्यूल 5 क्या कहता है। शेड्यूल 5 शेड्यूल 5 ये कहता है कि शेड्यूल 5 के अंदर दो क्या नाम है कंडीशंस दी हुई है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर A, कंडीशन A एंड कंडीशन B। कंडीशन B। So Company Act says or Company Act provides that if there is no profit or the profits of the company are inadequate, in that situation the company still can pay the remuneration to its whole time directors or to its executive directors, but for that the company is required to follow the provisions of Schedule 5। तो Schedule 5 के जो provisions होंगे वो लगेंगे और Schedule 5 के अंदर दो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर B। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि शेड्यूल 5 के कंडीशन A क्या कहती है। शेड्यूल 5 की कंडीशन A कहती है, ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो है इफेक्टिव कैपिटल, उसकी बात करती है। कैपिटल। अब पूछो इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है। इफेक्टिव कैपिटल की एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो इफेक्टिव कैपिटल को कैलकुलेट करने का वो एक फॉर्मूला है जो कि उस तरीके से आप इफेक्टिव कैपिटल कंपनी की निकाल सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी के पास लॉसेज हैं और कंपनी के पास प्रॉफिट्स इनएडेक्वेट हैं तो कंपनी एक्ट ये कहता है कि अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी है, अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी है तभी कंपनी जो है वो
शेड्यूल 5 के अंदर रेमुनरेशन पे कर सकती है। अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है तो कंपनी को रेमुनरेशन नहीं पे कर सकती। और लिक्विडिटी निकालने के लिए उसने फॉर्मूला जो बताया है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इफेक्टिव कैपिटल। अब इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है, चलिए उसको देखते हैं। इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए 6 आइटम होते हैं जिनको कि आप ऐड करेंगे। नोट करें ध्यान से, 6 आइटम विच आर सपोज टू बी एडेड। कौन कौन से आइटम हैं, चलो देखते हैं। नंबर 1, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पॉइंट नंबर 1 पेड अप कैपिटल। पॉइंट नंबर 2 फ्री रिजर्व्स। पॉइंट नंबर 2 फ्री रिजर्व्स। पॉइंट नंबर 3 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन। पॉइंट नंबर 4 लॉन्ग टर्म लोन। पॉइंट नंबर 5 है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। और पॉइंट नंबर 6 है लॉन्ग टर्म डिबेंचर। तो ये 6 आइटम हो गए। आइटम नंबर 1 पेड अप कैपिटल, आइटम नंबर 2 फ्री रिजर्व्स, आइटम नंबर 3 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, पॉइंट नंबर 4 लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। तो ये 6 आइटम को आप ऐड करेंगे। देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर कंपनी के पास लॉस है, अगर कंपनी के पास लॉस है या कंपनी के प्रॉफिट्स इनएडेक्वेट हैं, तो there is a concept of effective capital. There is a concept of effective capital based on which the remuneration can be paid. तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको पहले ये समझने के लिए कि इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे रेमुनरेशन पे किया जाएगा, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव कैपिटल एक्चुअल में होती क्या है। तो इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि ये 6 आइटम पहले आप निकाल लीजिए अपनी बैलेंस शीट में से और इनको पहले आप ऐड कर लीजिए। दीज ऑल वुड बी एडेड, ये सब प्लस करेंगे, ये सारे हमने ऐड कर लिए। और उसके बाद उसमें से कुछ आइटम ऐसे होंगे जिनको कि हम लेस करेंगे, यानी उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो आइटम कौन कौन से होंगे जिसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ हम लेस करेंगे इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए। ये 6 आइटम हमने प्लस करे और लेस क्या करेंगे, लेस करने के लिए लेस। पॉइंट नंबर 1 इन्वेस्टमेंट। मान लो कंपनी ने जो उसके पास फंड्स थे उसको उसने किसी कंपनी के दूसरी कंपनी के शेयर्स लेने में इन्वेस्ट कर दिया, या एफडीआर में फिक्स डिपॉजिट में पैसे को रख दिया, या इसी तरीके से और किसी चीज़ में कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो इन्वेस्टमेंट उसमें से घटाई जाएगी। नंबर 2 के अंदर आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। नॉट राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो उस समय प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के बिहाफ पे कुछ खर्चे करते हैं, जैसे कि लैंड ले ली या मशीनरी खरीद ली या किसी के साथ लीज एग्रीमेंट कर लिया। उस तरीके के खर्चे जो कि प्रमोटर्स बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी करते हैं, दोज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उस समय जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे
at the time of incorporation of the company, those expenses are supposed to be paid back to the promoters of the company. तो अभी तक जितनी वैल्यू के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं हुए हैं, यानी कि जितने पे बैक नहीं हुए हैं, वो भी इसके अंदर ऐड होगा। नंबर 3 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। अब पॉइंट नंबर क्या हो गया? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉस, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, और जो पहले हमने 6 आइटम बताए थे आपको, उन 6 के टोटल में से इन तीनों का टोटल लेस कर देंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो 6 आइटम मैंने आपको बताए थे वो कौन कौन से थे, जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं। पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। इन 6 आइटम को तो हम ऐड करेंगे और उसमें से इन तीनों आइटम के टोटल को लेस कर देंगे टू फाइंड आउट द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने ये देख लिया होगा, और इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चलते हैं फिर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं शेड्यूल 5 में, कि आगे शेड्यूल 5 क्या कहता है, पेमेंट करनी कैसे है। देखो अब यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से देखना आप लोग कि शेड्यूल 5 के आगे कंडीशंस क्या हैं। देखो अब इफेक्टिव कैपिटल हमने निकाल ली। इफेक्टिव कैपिटल निकालने के बाद अब यहाँ पे एक टेबुलेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उस टेबुलेशन को बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि रेम्यूनरेशन कैसे पे किया जाना है। देखिए ध्यान से, इफ द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नेगेटिव, if the effective capital of the company is negative but less than 5 crore, if the effective capital of the company is negative to less than 5 crore, then 60 लाख रुपए आप एक मैनेजरियल पर्सन को पर ईयर रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। इफ द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नेगेटिव, यानी कि माइनस में है, से लेकर के लेस देन 5 करोड़ है, तो एक मैनेजरियल पर्सन को आप 60 लाख तक रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, इफ द इफेक्टिव कैपिटल इज 5 करोड़ और मोर बट लेस देन 100 करोड़, if the effective capital of the company is 5 crore or more but less than 100 crore, then 84 lakhs जो है वो एक मैनेजरियल पर्सन को रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है पर ईयर। ये पर ईयर है, पर एनम, पर एनम। आगे देखो पॉइंट नंबर 3, इफ द इफेक्टिव कैपिटल इज 100 करोड़ और मोर बट लेस देन 250 करोड़, इफ द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़ और मोर बट लेस देन 250 करोड़, तब कितना रेम्यूनरेशन दोगे आप? तब आप प्रत्येक एवरी मैनेजरियल पर्सन को 120 लाख रेम्यूनरेशन दे सकते हो, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए रेम्यूनरेशन दे सकते हो। अब इससे आगे चलते हैं, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 ये कहती है, इफ द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 250 करोड़ और मोर, अगर कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो 120 लाख 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल अबव 250
करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो कितना दोगे, एक मैनेजियल पर्सनल को पर एनम 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल अबव 250 करोड़। मान लो इफेक्टिव कैपिटल कंपनी की 300 करोड़ है, तो 120 करोड़ 120 लाख तो दोगे ही दोगे, और कितना दोगे 50 करोड़ का 300 माइनस 250, यानी 50 करोड़ का जो भी यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा 50 करोड़ का 0.01% वो पेमेंट करोगे आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए अपने मैनेजरियल पर्सनल को। तो ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर कंपनी में प्रॉफिट्स हैं तो रेम्यूनरेशन मैनेजरियल पर्सन को सेक्शन 197 के हिसाब से मिलेगा, और अगर कंपनी में लॉसेज हैं या कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो इनएडेक्वेट हैं तो शेड्यूल 5 के हिसाब से मिलेगा। और शेड्यूल 5 की कंडीशन नंबर 1 जो है वो इफेक्टिव कैपिटल की बात करती है, इफेक्टिव कैपिटल की कॉन्सेप्ट की बात करती है, और इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकाली जाएगी वो मैंने आपको बताया, और इफेक्टिव कैपिटल कितनी कंपनी की कब कितनी कितनी होने पे कितनी कितनी रेम्यूनरेशन पे की जा सकती है वो चार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं कि कंडीशन नंबर ए थी, शेड्यूल 5 कंडीशन नंबर ए, कंडीशन नंबर ए